एक ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होती है, यानी सिर्फ नंबर की बात की जाती है, उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, स्पीड, मास या फिर टेम्परेचर एक्सेट्रा। और वहीं अगर स्केलर यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी अगर बात की जाए किसी क्वांटिटी में, तो वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। जैसे कि डिस्टेंस की जगह अगर डिस्प्लेसमेंट की बात हो, डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए अगर मैं दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बोलता हूँ जी, ये डिस्टेंस 1 यूनिट है, ठीक है। तो ये मैं बोलूंगी ए से बी की डायरेक्शन में अगर मूवमेंट की जाए, तो ए से बी जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो डायरेक्शन भी बता रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं। वहीं अगर हम स्पीड की बात करते हैं, मान लीजिए कोई कार है जो कि 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, तो स्पीड हुई स्केलर क्वांटिटी। वहीं अगर हम बोलें कि कार मूव कर रही है 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इन अ डायरेक्शन टुवर्ड्स नॉर्थ, लेट्स से, तो इसमें क्योंकि डायरेक्शन की भी बात हो रही है तो ये वेलोसिटी हो जाएगी। वहीं अगर हम बात करते हैं मास और वेट के डिफरेंस की, तो ध्यान दीजिए, जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं ना कि जी मेरा वेट 60 70 50 केजी वटेवर इतना वेट है मेरा, तो ये वेट नहीं होता है। टेक्निकली स्पीकिंग वो आप मास की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वेट तो इन एनी केस फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी m इंटू जी हो जाएगा वो, मास इंटू जी। जी आप समझते हैं ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स बन जाता है ना, यहाँ पर ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा जाता है इसकी वैल्यू। mg जो होगा वो 70 इंटू 9.8 न्यूटन हो जाता है, यानी फोर्स बन जाता है। तो वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो अब अगर हम बोले तो टाइम पीरियड क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस स्केलर हुआ, फोर्स अभी हमने बात करी वो एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ, वर्क डन इट्स नंबर तो एक स्केलर क्वांटिटी हुआ, वेलोसिटी हमने बात करी वेक्टर क्वांटिटी है, ये मास हुआ स्केलर क्वांटिटी, और ये वॉट जो है ये हम जानते हैं पावर की यूनिट होती है, 40 वॉट का बल्ब, ओके। तो वो तो एक नंबर हुआ, तो स्केलर क्वांटिटी हुआ। 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की बात हो रही है, ऑफ कोर्स ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। 40 डिग्री एंगल की बात हो रही है, स्केलर है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो क्या हुआ, एक्सेलरेशन हुआ। एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी वेक्टर ही होगा। कूलॉम ये तो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट हुई, तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कर लेते हैं। देखिए हम जानते हैं लाइन एल किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड की जा सकती है, ओके। इसी में से अगर एक लाइन सेगमेंट मान लीजिए ए बी ले ली जाए और जिसकी डायरेक्शन में ए से बी डिफाइन करूं, तो इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को ही हम वेक्टर बोलते हैं, ओके। अब इसी का मैग्नीट्यूड अगर निकालना होगा तो इस तरीके से निकाला जा सकता है। अब इसमें ए पॉइंट को हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, यानी जहां से वो वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, और बी पॉइंट यानी जहां ये वेक्टर एंड हो रहा है इसको हम टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। अब कोई भी वेक्टर मान लीजिए ए वेक्टर है हमारे पास जो कि पैरेलल है, यानी जिसका लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल है इस लाइन एल के, तो इस ए वेक्टर को और ए बी वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड एज कोलिनियर वेक्टर्स। ना ध्यान दीजिएगा, कोलिनियर जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि सेम लाइन में होने चाहिए। सेम लाइन से मतलब नहीं है चाहे वो सेम लाइन में है या नहीं है, अगर उनका लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल है तो अब ऐसे वेक्टर्स को हम कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ओके। इनकी डायरेक्शन सेम है या नहीं है उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए अगर मैं एक वेक्टर और बनाऊं जो कि बी वेक्टर है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऐसे केस में ये ए वेक्टर, बी वेक्टर और ए बी वेक्टर ये तीनों ही कोलिनियर बोले जाएंगे। बात समझ में आ रही है। और अब इस फिगर में हमें वो वाले वेक्टर्स बताने हैं जो कोइनिशियल हैं, यानी जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है। तो हम देख सकते हैं एक वेक्टर ए और एक वेक्टर डी, ये दो वेक्टर्स ऐसे हैं जो कि सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसका जवाब हुआ वेक्टर ए एंड वेक्टर डी। और इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों ही सेम होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अपोजिट साइड्स हैं स्क्वायर की, तो वो इक्वल तो है ही, लेकिन अगर हम बात करें वेक्टर्स की तो उसमें देखिए डी और बी वेक्टर्स मुझे ऐसे दिख रहे हैं जिनकी डायरेक्शन भी सेम है। ए और सी की तो अपोजिट है ना डायरेक्शन, ठीक है, लेंथ भले ही इक्वल है इनकी, तो वेक्टर बी एंड डी आर दी इक्वल वेक्टर्स। अब हमें बताना है कोलिनियर बट नॉट इक्वल। अभी हमने डिस्कस किया ना कोलिनियर वेक्टर्स कौन से होते हैं, सेम लाइन में हो या पैरेलल हो। पैरेलल वेक्टर्स भी तो कोलिनियर ही होते हैं ना, पैरेलल का मतलब जिनका लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल है। तो इसका मतलब ए और सी भी कोलिनियर है, बी और डी भी कोलिनियर है, बट इक्वल कौन नहीं है इनमें से, ए और सी इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है इक्वल, क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। आप देख रहे हैं बी और डी तो हमने इक्वल में रख दिया ना, तो इसका जवाब क्या हुआ, वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। कोलिनियर वेक्टर के कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। अगर मैं कहूं एक वेक्टर ए मेरे पास ऐसा है जिसका लाइन ऑफ सपोर्ट L1 है, मान लीजिए यहां से यहां तक हमने ए बी एक वेक्टर बनाया जिसको हम ए से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसी के पैरेलल मान लीजिए एक दूसरी लाइन है हमारे पास जिसको हम लेट्स से L2 से डिनोट कर देते हैं, और इसके ऊपर एक लाइन सेगमेंट हमने बनाई बी वेक्टर, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन मान लीजिए यहां पर है, तो डी सी इज द वेक्टर जो कि इस डायरेक्शन में और ए वेक्टर इस
डायरेक्शन में है A to B, तो ये दोनों ही वेक्टर्स क्योंकि L1 L2 के पैरेलल है तो हम A वेक्टर और B वेक्टर को क्या बोलेंगे, दे विल बी कॉल्ड एज कोलिनियर वेक्टर्स। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूं कि A वेक्टर A से B है और B से A वेक्टर जो है माइनस A वेक्टर हो जाएगा, ऑफ कोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड, तो इन दोनों वेक्टर्स को भी हम कोलिनियर ही बोलेंगे, यानी ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल ट्रू है। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, नॉट एट ऑल। कोई भी दो वेक्टर्स जो कोलिनियर हैं उनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। मान लीजिए अगर मैं एक वेक्टर B से लेकर के E तक यहां पर बनाऊं जिसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, मान लीजिए C वेक्टर दे दिया, तो ये जो BE वेक्टर जिसका नाम मैंने C वेक्टर दिया है, ये वेक्टर और -A और A ये तीनों वेक्टर्स कोलिनियर हैं क्योंकि इनका लाइन ऑफ सपोर्ट L1 ही है, लेकिन इन तीनों के मैग्नीट्यूड डिफरेंट हैं। इन दोनों के भले ही सेम हो तो इनको भी कोलिनियर बोला जाएगा। तो इसका मतलब कोलिनियर वेक्टर्स ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, नो, ये फॉल्स है। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, जरूरी नहीं है। अगर मैं कहूं एक वेक्टर A ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड यहां से यहां तक है और एक दूसरा वेक्टर मान लीजिए यहां पर B ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली इसके बराबर है, तो क्या ये दोनों कोलिनियर हुए? बिल्कुल नहीं। लाइन ऑफ सपोर्ट अलग अलग है, इसकी लाइन L1 और इसकी लाइन लेट्स से L2 दोनों ही पैरेलल नहीं है, तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हुआ लेकिन दे आर नॉट कोलिनियर, तो ये भी गलत हुआ। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, नॉट रियली। जैसे कि A और -A की ही बात कर लीजिए, समझने के लिए एक वेक्टर A है और एक उसका अपोजिट वेक्टर -A है, ठीक है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों कोलिनियर भी हैं, लेकिन क्या ये इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इक्वल होने के लिए इनकी डायरेक्शन भी तो सेम होनी चाहिए ना। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड और कोलिनियर होने से इक्वल हो जाएंगे? नहीं, ये भी फॉल्स हुआ। तो सिर्फ पहली स्टेटमेंट ही ट्रू है। कोलिनियर वेक्टर्स हम पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये बड़ा ही स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि दो कोलिनियर वेक्टर्स हमेशा इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं कि दोनों को एक दूसरे की टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय सम स्केलर लैम्डा। मतलब अगर मैं कहूँ कि A इज इक्वल टू लेट्स से म्यू B या लैम्डा B, कुछ भी सिंपल बना लीजिए, ये दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल ट्रू हैं। लेकिन A इज इक्वल टू प्लस माइनस B, इसका मतलब तो ये हुआ, हम बोल रहे हैं कि दो वेक्टर्स कोलिनियर तब हुए जब उनके मैग्नीट्यूड सेम है, जो कि गलत है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए कोलिनियर वेक्टर्स होने के लिए, नहीं। कोलिनियर वेक्टर्स तब होते हैं जब उनके मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। तो लैम्डा या म्यू रखना बिल्कुल ठीक रहेगा, ये गलत हो जाएगा। तो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स तो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ऑफ कोर्स अगर B इज इक्वल टू लैम्डा है या A इज इक्वल टू म्यू B है तो उनके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स तो ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। नॉट प्रोपोर्शनल तो गलत हो गई बात। बोथ द वेक्टर्स हैव द सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, नहीं, ऐसा भी नहीं है। सेम डायरेक्शन होना जरूरी नहीं है। यहाँ पर लैम्डा कोई भी स्केलर है, यानी वो नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है तो डायरेक्शन तो अपोजिट ही हो गई ऑब्वियसली। डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स तो ठीक है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हुई। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट वन। वैसे तो ये बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है, हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अब देखिए, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर से इस ट्राइंगल में हम बोल सकते हैं AB प्लस BC विल बी इक्वल टू AC। ये बात समझ में आती है? ठीक है, सिंपल। AB प्लस BC को रिजल्टेंट अगर वेक्टर निकालेंगे तो AC बनेगा। AC को क्या मैं -CA लिख सकता हूँ? ये बात आप जानते हैं ना कि AC को उल्टा कर दिया, CA हो गया, साथ में माइनस लगा दिया, तो ये डायरेक्शन उल्टा किया और माइनस लगा दिया, तो ये दोनों का इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा, यानी AC और -CA बराबर होंगे। तो देखिए, इस रिजल्ट को हम कैसे कैसे घुमा फिरा के लिख सकते हैं, वहीं से हमारा आंसर निकल जाएगा। AB प्लस BC प्लस CA को 0 बोल रहे हैं वो। ऑफकोर्स AB प्लस BC प्लस CA का मतलब यहाँ पर देखिए -CA को अगर मैं यहाँ पर ले आता हूँ तो ऑफकोर्स ये 0 वेक्टर के बराबर आ जाएगा। वैसे भी अगर आप इस ट्राइंगल में देखें तो AB प्लस BC प्लस CA कर दिया जाए अगर, तो नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0। जहां से शुरू हुए वहीं वापस आ गए, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो ट्रू हुआ ना। ठीक है, अब इसी तरह AB प्लस BC माइनस AC की अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ देख लीजिए, इस AC को अगर मैं यहाँ लेफ्ट में ले आऊँ तो ये -AC को 0 बना देगा इसको, या फिर -AC दोनों साइड पर ऐड कर लें, कैसे भी समझ लीजिए, यानी ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये भी ट्रू हुआ। या फिर इस पॉइंट को ऐसा समझ लीजिए कि CA की जगह हमने -AC लिख दिया, एक ही बात है ये तो। ठीक है जी, तो ये भी ट्रू हो गया। अब देखिए, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम है। एक्चुअली में ये मिसप्रिंट है आपके एनसीईआरटी में, ऑल्दो आंसर आपका पीछे यही करेक्ट दे रखा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। ये गलत तो तब होगी जब यहाँ पर प्लस लगा दिया जाए, ठीक है, तब ये गड़बड़ हो जाएगा ना। -AC ठीक है, तो प्लस AC तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, नहीं, ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा हुआ है, अगर मैं इसको AB प्लस BC
और यहाँ पर माइनस सी ए कर देता इक्वल्स टू 0 वेक्टर, तो भी ये स्टेटमेंट गलत होती, यानी यही हमारा आंसर करेक्ट होता। देखिए ना, अगर इस स्टेटमेंट में प्लस सी ए की जगह माइनस सी ए कर दिया जाए तो भी तो ये गलत ही होगा ना। तो इसका मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ, विच इज़ नॉट ट्रू। इसको भी देख लीजिए, ए बी माइनस सी बी, तो ये बिल्कुल वैसा ही हुआ। अगर मैं माइनस सी बी को लिखना चाहूँ तो प्लस बी सी लिख सकता हूँ। यस, माइनस सी बी जगह प्लस बी सी, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट, माइनस साइन हटा दिया और डायरेक्शन को उल्टा कर दिया, प्लस सी ए को 0। तो ये तो हमारा पहला रिजल्ट हो गया जो कि ट्रू है। इसका मतलब ऑप्शन सी इज द राइट वन। इस सीधे से सवाल में बोल रहे हैं कि अगर ए एक नॉन जीरो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए के इक्वल है और लैम्डा एक नॉन जीरो स्केलर है, तो लैम्डा ए एक यूनिट वेक्टर कब होगा, यानी इसकी वैल्यू 1 कब होगी। देख लेते हैं इसको। देखिए, ये हो जाएगा मॉड लैम्डा इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 1 लेके चलना है हमें। इसको लैम्डा का मॉड रहने देते हैं, इसको मैं ए लिख सकता हूँ इक्वल्स टू 1। यहाँ से अगर ए की वैल्यू निकालूंगा कितनी आएगी, 1 अपॉन मॉड ऑफ लैम्डा। तो क्या ये कंडीशन हमें गिवन है? ऑफ कोर्स ऑप्शन डी इज द राइट वन। इस क्वेश्चन में देखिए, एक वेक्टर ए और बी ऐसे दे रखे हैं कि उनके मैग्नीट्यूड्स हमें मालूम है और साथ में बता रखा है कि उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो एक यूनिट वेक्टर है। तो एंगल बताना है हमें ए और बी के बीच में। तो ये तो बड़ा सीधा सा क्वेश्चन हुआ। अगर मैं ए और बी के बीच का एंगल निकालना चाहता हूँ और क्रॉस प्रोडक्ट मुझे मालूम है, यानी उसका मैग्नीट्यूड हमें मालूम है कि वो 1 के इक्वल है, तो हम ये तो जानते हैं ना कि क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है। इसको मैं मॉड ए इंटू मॉड बी, ये इंटू है सिंपल मल्टीप्लाई वाला, ठीक है, इंटू साइन थीटा, ये लिख सकता हूँ इक्वल्स टू 1। इसका मैंने मैग्नीट्यूड लिया, ठीक है, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। अब देखिए, मॉड ए हमें मालूम है 3 है और मॉड बी √2/3 दे रखा है इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से मैं साइन थीटा कितना लिख दूंगा, दैट विल बिकम 1/√2। ठीक है जी। तो इसका मतलब थीटा कितना हुआ, 45 डिग्री, यानी π/4। सो बी इज द करेक्ट वन। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है जिसके चारों वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर्स हमें गिवन है। इसमें ए बी सी डी के पोजीशन वेक्टर्स मालूम है। अगर हमें यहाँ पर पॉइंट्स भी दिए होता ना, ये भी ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए आपको दिया होता डी के कोऑर्डिनेट्स -1 -1/2 4 और इसी तरह इनके कोऑर्डिनेट्स दिए होते, तो भी आप इनको पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में ऐसे लिख सकते थे। ठीक है, पोजीशन वेक्टर समझ रहे हैं ना। ओरिजिन अगर मान लीजिए यहाँ पर है तो हम बोल सकते हैं कि यस, ये ओ ए हो जाएगा, ये ओ बी हो जाएगा, इसी तरह से ये ओ सी और ये ओ डी। हम जानते हैं ना, पैरेललोग्राम का एरिया इज गिवन बाय ए बी क्रॉस ए डी, वेयर ए बी एंड ए डी आर दी एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, ए बी ये है, ए डी ये है। अब ये तो रेक्टेंगल है, अब रेक्टेंगल भी तो पैरेललोग्राम ही होता है ना, तो इसका फॉर्मूला भी यही वाला यूज किया जा सकता है। अब इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकाल लें तो वही एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। और ये फाइंड आउट करने के लिए मुझे पहले ए बी और ए डी फाइंड आउट करने होंगे। अब देखिए, ए बी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, वी नो दैट इट इज गिवन बाय ओ बी माइनस ओ ए। अगर हमें बी और ए दोनों के पोजिशन वेक्टर्स मालूम है तो ए बी इस तरीके से निकाला जा सकता है। ओ बी क्या है, दिस इज ओ बी। ठीक है, ओ बी में से ओ ए माइनस करना है, यानी कि रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को माइनस कर लीजिए। बी में से ए के कंपोनेंट को माइनस करना है, तो आई में से माइनस आई माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2i हो जाएगा। इसमें से ये माइनस करेंगे, दोनों से में कैंसिल हो गए। 4k में से 4k माइनस होगा, 0 हो गया। तो बेसिकली हमारे पास 2i प्लस 0j प्लस 0k ये आ गया हमारे पास। ठीक है जी। इसी तरह से अगर हम AD की बात करें तो AD क्या हो जाएगा, इट विल बी OD माइनस OA। ये बात समझ में आती है, सिंपल सी। ठीक है, अब D में से A माइनस करना है, तो माइनस आई माइनस ये दोनों सेम है, तो 0 हो गया, तो 0i आ गया। माइनस हाफ और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस हाफ विल बी -1j। और ये 4k और 4k तो कैंसिल हो गए, तो प्लस 0k आ गया। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना तो हम जानते हैं ना किस तरीके से होगा। i j k डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया जाएगा। इसके कंपोनेंट्स हैं 2 0 0 और इसके हैं 0 -1 0। तो बस ये वैल्यू निकाल लेंगे हम, कितना आ जाएगा। देखिए, i के साथ क्या बनेगा, 0 0, ये तो खत्म हो गया, और इधर आ जाएगा -j। मैं एक्सपांड कर रहा हूँ सिंपल फर्स्ट रो के लॉन्ग। ठीक है, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, खत्म हो गया ये भी। और k के साथ क्या आएगा जी, इट विल बी -2 -0 यानी -2। ठीक है, तो -2k कैप आ गया। और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका मतलब मुझे इसको 0² प्लस 0² प्लस -2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो गया, ये अंडर द रूट। ये फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड निकालने का। तो 4 का अंडर रूट कितना हो गया, 2। दैट मीन्स हमारा एरिया हो गया 2 यूनिट्स। एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर हमारे पास इनके डायगोनल्स गिवन होते या हम डायगोनल्स निकाल लें, यानी मान लीजिए इसको मैं D1 बोल देता हूँ और इसको D2 बोल देता हूँ, तो ये फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं, हाफ D1 क्रॉस D2। इस तरीके से भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला जा सकता है। ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, चेक करिएगा कि आंसर 2 आ रहा है नहीं आ रहा है। थीटा एंगल दे रखा है बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी और उनका डॉट प्रोडक्ट
पॉजिटिव कब होगा उसके लिए थीटा की रेंज हमें बतानी है। तो देखिए ए डॉट बी तो हम जानते हैं ना कि इट इज गिवन बाय मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा, और वो ये कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेंथ ऑफ वेक्टर्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स तो पॉजिटिव ही होते हैं ना, तो बेसिकली कॉस थीटा पॉजिटिव होना चाहिए। और कॉस थीटा पॉजिटिव कब होता है? जब थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, ठीक है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव हो जाएगा कॉस थीटा, तो यहाँ से हमारा आंसर बी हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, इसलिए मैंने साथ में इक्वल टू वाला ऑप्शन ले लिया है, नहीं तो ये वाला ऑप्शन भी था। बट अगेन ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि अगर सिर्फ ग्रेटर देन की बात हो रही होती तो मेरा ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाता। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट वन। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इसमें हमें ए और बी दो यूनिट वेक्टर्स गिवन है, थीटा उनके बीच का एंगल है, ए प्लस बी यूनिट वेक्टर होगा तो थीटा की वैल्यू बताइए। ठीक है जी, तो इसका मतलब हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड 1 दे रखा है, थीटा फाइंड आउट करना है और साथ में ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड भी 1 लेके चलेंगे। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट ध्यान रखिएगा, आप देखिए इसको कई जगह पर आप यूज करने वाले हैं कि किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर उस वेक्टर के खुद से डॉट प्रोडक्ट निकालने पर हमें मिल जाता है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ए डॉट ए अगर निकालेंगे तो क्या बनेगा, वो मोड ए इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा यहाँ पर इस केस में एक वेक्टर हो उसका खुद से एंगल कितना होगा 0 डिग्री, और कॉस 0 होता है 1, तो ऑफ कोर्स ये बन गया मॉड ए का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। अब इस ए वेक्टर की जगह पर हम इस क्वेश्चन में ए प्लस बी लेके चल रहे हैं, यानी ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अगर मैं निकालूंगा तो बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट क्या मैं इसको ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी लिख सकता हूँ। ये बात समझ में आ गई? ठीक है जी, सिंपल मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। वैसे तो मैं यहाँ पर एल्जेब्रा वाला सिंपल फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर यूज कर सकता हूँ क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, यानी मैं इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकता हूँ। बट वो कैसे आएगा उसके लिए मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखिए ए डॉट ए प्लस बी ब्रैकेट ओपनिंग कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा करके बी डॉट ए प्लस बी, मैंने सिंपल ब्रैकेट ओपन किया है, ए को इससे मल्टीप्लाई करा फिर बी को इससे मल्टीप्लाई करा। अब ब्रैकेट फर्दर ओपन करते हैं तो ए डॉट ए आएगा यहाँ पर और ये बन जाएगा ए डॉट बी। ठीक है जी, ब्रैकेट ओपनिंग हो रही है अगेन, ये बन जाएगा बी डॉट ए और ये बन जाएगा बी डॉट बी। अब आप देखिए ये बन गया हमारा ए डॉट ए, तो यही वाला फॉर्मूला लगा करके इसको मैं सिंपली ए स्क्वायर लिख सकता हूँ और इस बी डॉट बी को भी मैं बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये ए डॉट बी और बी डॉट ए डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, तो ये क्या बन जाएगा 2a डॉट बी। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो ये मैंने बोला था कि हम डायरेक्टली इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फाइन, अब देखिए यहाँ पर ये हमें दे रखा है 1, तो ये भी 1 हो गया, बी तो ये भी 1 हो गया, मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो गया ना, और ये बन गया 2ab। 2ab का मतलब कितना हो गया 2 मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल जो कि ए और बी के बीच में, और वही हमें फाइंड आउट करना है। और ये ए प्लस बी होल स्क्वायर ये भी 1 के इक्वल हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड भी तो 1 दे रखा ना। तो अब आप देखिए यहाँ से क्या रिजल्ट मिला, 1 और 1 कैंसिल हो गया, इस 1 को आप ले आइए इधर, ये बन गया 2, ये भी 1 है ये भी 1 है, तो 2 इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया -12, और -12 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस पाई बाय 3। हाफ कब होता है, कॉस 60 डिग्री पे। अब इस माइनस को हमें कंज्यूम करवाना होगा तभी तो मैं थीटा की वैल्यू निकाल पाऊंगा ना, तो ये बन जाएगा हमारा पाई माइनस पाई बाय 3, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल है ए और बी के बीच में। ठीक है, तो ये कितना बन गया 2 पाई बाय 3, थीटा की वैल्यू आ गई 2 पाई बाय 3, जो कि हमारे ऑप्शन डी को करेक्ट कर रही है। देखिए सीधे से सवाल में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी जा रही है, जिसके लिए आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो ये कि अगर मेरे पास आई जे के कुछ इस तरीके से गिवन है कि अगर मैं आई क्रॉस जे निकालना चाहता हूं तो उसका आंसर के आएगा, के क्रॉस आई निकालना चाहता हूं तो जे आएगा। मतलब ये कि जब तक ये ऑर्डर ब्रेक नहीं होगा आई जे के, उसी तरह से जे क्रॉस के विल बी आई और के क्रॉस आई विल बी जे। तो ये आपने देखा कि सिस्टम ब्रेक नहीं हो रहा है, ये वाला ऑर्डर ब्रेक नहीं हो रहा है, तब तक ये जो तीसरा एलिमेंट है मिसिंग वो इसका रिजल्ट हो जाएगा। वहीं अगर ये ऑर्डर ब्रेक हो जाए, फॉर एग्जांपल ए क्रॉस आई की जगह पर आई क्रॉस की हो जाए, यानी ऑर्डर उल्टा हो गया, आप जानते हैं ऑर्डर उल्टा होने से साइन उल्टा हो जाएगा ना, तो आई और के का मतलब हो जाएगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस जे के इक्वल। उसी तरह से मैं बात करूंगा जे क्रॉस आई की, तो दिस विल बिकम माइनस के, एंड सिमिलरली के क्रॉस जे विल बी इक्वल टू माइनस आई कैप। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए सिंपल हो गया क्वेश्चन, ये क्या दे देगा आपको, आई डॉट जे क्रॉस के का मतलब हो गया आई, ठीक है, प्लस जे डॉट
ये आई क्रॉस के का मतलब क्या हो जाएगा, आई क्रॉस के उल्टा हो गया ना, डायरेक्शन उल्टा हो गया तो माइनस जे आ गया यहाँ पर। उसी तरह से यहाँ पर देखिए के डॉट आई क्रॉस जे, ये तो सही चल रहा है तो ये हो जाएगा के। तो बस अब ये आई डॉट आई तो 1 होता है हम जानते हैं, जे डॉट जे भी 1 होता है, माइनस है तो -1 आ जाएगा, के डॉट के भी 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया जी 1 के इक्वल, दैट मीन्स सी इज द राइट वन। अब देखिए मिसलेनियस के इस क्वेश्चन में ए और बी इस तरीके से हैं वेक्टर्स कि उनका डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल दे रखा है, यानी उनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल गिवन है हमें, उनके बीच का एंगल थीटा फाइंड आउट करना है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। देखिए ये होता है मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है मॉड ए यानी ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ देयर एंगल। तो अब देखिए ये तो कैंसिल हो गए, यहाँ पर बचा क्या, साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल। ये तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ कि ये तभी होगा जब थीटा 45 डिग्री होगा, यानी पाई बाय 4। सो बी इज द करेक्ट आंसर।